हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं करंट अफेयर जनरल स्टडी के वे सारे क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हैं प्रैक्टिस के रूप में और चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर रहे हैं। इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आपको कितने और प्रिपरेशन करने की जरूरत है और कहाँ आपको रिविजन करने की जरूरत है। तो इस चीज के लिए आप वीडियो को यूटिलाइज करिए। मेरे आंसर बताने से पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और चेक करिए लास्ट में कि कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पा रहे हैं। और एंड में अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। और कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, इसके आंसर भी आप दीजिए। इस तरह से रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी प्रिपरेशन में एक बूस्ट मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन है आपके लिए, रिसेंटली इन द न्यूज धर्मगार्जन इज एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन। अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है धर्मगार्जन, और ये पूछा जा रहा है आपसे ये जो एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किन दो कंट्री के बीच में है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है इंडिया एंड म्यांमार के बीच में ये एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है कि धर्मगार्जन। उसके बाद ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है इंडिया एंड जापान के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है इंडिया एंड कोरिया के बीच में एक्सरसाइज होती है। कोरिया मतलब साउथ कोरिया की मैं बात कर रहा हूं। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो एक्सरसाइज है धर्मगार्जन ये इंडिया और जापान के बीच में होती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जापान जो कंट्री है, ठीक है, एशिया के, और इंडिया, ये दो बड़ी कंट्री जो एशिया के अंदर है, इन दोनों कंट्री के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो है धर्मगार्जन। और इंडिया तीनों लेवल पर, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि आर्मी के लेवल पर, ठीक है, एयरफोर्स के लेवल पर और नेवी पर, तीनों लेवल पर जापान के साथ एक्सरसाइज करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं धर्मगार्जन। तो धर्मगार्जन जो एक्सरसाइज होती है ये एनुअल बेसिस पे इंडिया और जापान करती है। और इसकी जो मिलिट्री है, मिलिट्री का मतलब है कि इनकी जो आर्मी है, आर्मी एक्सरसाइज करती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो धर्मगार्जन तो आर्मी की एक्सरसाइज है इंडिया और जापान की। इसके अलावा मरीन बायलैटरल एक्सरसाइज भी इंडिया और जापान करती है जिसे जिमैक्स बोला जाता है, ठीक है। और ये जिमैक्स जो एक्सरसाइज है ये दोनों की जो नेवी होती है, यानी जापानीज नेवी और इंडियन नेवी दोनों मिलकर ये एक्सरसाइज करती है, ठीक है। अभी रिसेंटली 2020 में इसका 4th एडिशन हुआ है। यानी कि आप ये बोल सकते हो जब से ये स्टार्ट हुआ है अभी तक इन्होंने 4th एडिशन ये एक्सरसाइज इन्होंने कंप्लीट की है सितंबर में। अच्छा, इसके अलावा एक एक्सरसाइज और है जो कि एयरफोर्स के द्वारा की जाती है जिसका नाम है सिन्यू मैत्री एक्सरसाइज। ये सिन्यू मैत्री एक्सरसाइज भी इंडिया और जापान के बीच में, और दोनों ही कंट्री की जो एयरफोर्स है वो इस एक्सरसाइज को करती है। यानी कि आपको नेवी का भी पता होना चाहिए, एयरफोर्स का भी पता होना चाहिए और आर्मी का भी पता होना चाहिए। यानी कि तीनों ही लेवल पे इंडिया जापान के साथ जो एक्सरसाइज करती है तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो गया, इंडिया एंड जापान। तो भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहता हूं सारे एग्जाम से रिलेटेड, और कुछ करंट अफेयर वगैरह के नोट्स वगैरह भी आपको वहां अवेलेबल मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है रिगार्डिंग द नेशनल मेडिकल कमीशन, जिसे शॉर्ट में आप बोल सकते हो एनएमसी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है और इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी कंस्टिट्यूटेड टू रिप्लेस द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो अगर हम बात करें एमसीआई की, यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एक गवर्नर बॉडी आप बोल सकते हैं, जो कि मेडिकल सेक्टर में, ठीक है, जितने भी काम होते हैं सब इसकी अथॉरिटी के अंदर ही काम होती है और इसकी देखरेख करने का काम यही करती है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसे रिप्लेस करने के लिए एक लॉ पास किया जा रहा है और लॉ पास करके एक नई अथॉरिटी बनाई जा रही है जिसका नाम नेशनल मेडिकल कमीशन रखा जा रहा है और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर देगी। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में था। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है एनएमसी। एनएमसी मींस कि यहाँ पे ये है कि नेशनल मेडिकल कमीशन, कि एनएमसी विल फंक्शन एज द कंट्रीज टॉप रेगुलेटर ऑफ द मेडिकल एजुकेशन। यानी कि हमारी कंट्री में जो डॉक्टर की पढ़ाई होती है, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि मेडिकल स्टडीज जितनी भी होती है उसको रेगुलेट करने के लिए इस काउंसिल का गठन किया जा रहा है, ये इसका मेन फंक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट हो गए। अब आपको चूज करना है इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है।
ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ द ऑप्शन आर करेक्ट, एंड ऑप्शन डी आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, यानी कि आपके हिसाब से इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। सी का मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट, चाहे मैं फर्स्ट की बात करूं या सेकंड की बात करूं, दोनों ही करेक्ट है। यानी कि आप बोल सकते हो कि हमारी कंट्री में नेशनल मेडिकल काउंसिल जो है ये रिप्लेस करने वाली है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को, यानी कि एमसीआई को रिप्लेस कर करके अब जो न्यू गवर्नेंस बॉडी जो आ जाएगी जो मेडिकल सेक्टर में जो रेगुलेट करने का काम करेगी वो है नेशनल मेडिकल काउंसिल। ठीक है, बस इसको रिप्लेस करके नया काम करने वाली है। अगर हम बात करें एमसीआई की, तो एमसीआई को 1934 में स्टैब्लिश किया गया था, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1933 के अकॉर्डिंग इसे स्टैब्लिश किया गया था, और तब से ये हायर एजुकेशन यानी कि मेडिकल सेक्टर में हायर एजुकेशन और मेडिकल क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखती थी, और इससे रिलेटेड रिकॉग्निशन ये इंस्टीट्यूशन या ये कह सकते हैं ये जो बोर्ड है ये इस पर काम करती थी। ठीक है, अच्छा अब जो होने वाला है, अब इसे रिप्लेस करके जो नई बॉडी आने वाली है उसका जो मेन फंक्शन होने वाला है वो कुछ इस तरह से है, यानी कि अब वो मेडिकल एजुकेशन पे ही फोकस करेगी, उसे अपग्रेड करने का, चाहे वो अपग्रेड करेगी, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट की बात कर लीजिए चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर लीजिए, यानी कि मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करने का काम अब नेशनल मेडिकल काउंसिल करेगी। इसके अलावा जो भी स्टैंडर्ड हो गई उसको चेक करके उसे असेसमेंट करना और उसकी रेटिंग प्रोवाइड करने का भी काम ये इंस्टीट्यूशन करेगी। साथ ही साथ ये हमारी कंट्री के अंदर जो इथिकल प्रैक्टिस होती है उसको ध्यान में रखते हुए काम करेगी, और कोई जो अनइथिकल वर्क हो रहा है उस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाने का इसके पास पूरा पावर होगा। तो आप ये बोल सकते हो दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट भी और सेकेंड भी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंस इंश्योरेंस, यानी कि जिसे शॉर्ट में आप DSII बोल सकते हो, फॉर 2020 एंड 21, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर इंश्योरेंस से रिलेटेड कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जिसे पहचान किया गया, जिसे इंपॉर्टेंस इंश्योरेंस कंपनी के रूप में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये आपसे बोला जा रहा है डोमेस्टिक लेवल पे, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर की बात की जा रही है। तो जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है वो है द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसे हम शॉर्ट में LIC भी बोलते हैं। ज्यादातर लोग जो LIC कराते हैं ना अपनी मतलब पॉलिसी वगैरह, उस इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है। उसके अलावा जो नेक्स्ट है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंश्योरेंस करने वाली ये एक और इंस्टीट्यूशन है जिसे रिकॉग्नाइज किया गया है या फिर आइडेंटिफाई किया गया है। और थर्ड है आपके पास द न्यू इंडिया एश्योरेंस को लिमिटेड, यानी कि ये तीन इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री के अंदर, फर्स्ट ये, सेकेंड ये और थर्ड ये तीन इंस्टीट्यूशन के बारे में बोला जा रहा है जिसे आइडेंटिफाई किया गया एज ए डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंस इंश्योरेंस कंपनी के रूप में आप बोल सकते हो। तो आपके अकॉर्डिंग इन तीनों स्टेटमेंट में से, यानी कि तीनों इंस्टीट्यूशन में से करेक्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा है ये आपको चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड जो है ये करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो इसमें बोला जा रहा है कि तीनों ही इंस्टीट्यूशन बिल्कुल करेक्ट है अगर हम अपनी कंट्री में डोमेस्टिक लेवल पर इंश्योरेंस कंपनी की अगर हम बात करें। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो भाई लाइक भी करना है आपको वीडियो, ताकि भाई मैं आपके लिए और अच्छे कंटेंट ला सकूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो तीनों ही इंस्टीट्यूशन जो आपको बताया गया, तीनों ही इंस्टीट्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में हम LIC बोलते हैं, LIC, इसके अलावा जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, शॉर्ट में आप बोल सकते हो GICI, ठीक है, ये इस तरह से बोल सकते हो। ठीक है, इसकी बात करें, या फिर मैं बात करूं कि नेक्स्ट जो आपके पास है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि तीनों ही इंस्टीट्यूशन, फर्स्ट ये, सेकंड और ये थर्ड, तीनों ही इंस्टीट्यूशन को हमारी कंट्री में इंपॉर्टेंस इंश्योरेंस कंपनी के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है, और ये इंडियन इंश्योरेंस को एक तरह से ये जो काम है ये करती है हमारी कंट्री के अंदर, लोगों को एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का मेन काम करती है। और इसे जो रेगुलेट करने का जो काम हमारी कंट्री में करती है, यानी कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी आप बोल लीजिए, सबको रेगुलेट करने का जो काम करती है वो करती है IRDAI, यानी कि जिसे हम फुल फॉर्म बोल सकते हैं इंडियन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो है ये इसे रेगुलेट करने का काम करती है सारी इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये रहेगा कि ये जो इंस्टीट्यूशन है जिसे हम जिसका नाम है IRDAI,
इसके बारे में आज आपको पढ़ना है और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताना है। कुछ कुछ फैक्ट है, स्टैब्लिश्ड कब हुआ था ये बताना है आपको, स्टैब्लिशमेंट के बाद इसके हेड कौन है ये बताना है, ठीक है। उसके बाद ये मतलब इसके अंदर कोई चेंजेस आया, किस अमेंडमेंट के थ्रू इसे स्टैब्लिश्ड किया गया है, ठीक है, कोई लॉ वगैरह इससे रिलेटेड है, तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। और ये भी बता सकते हैं कि इंश्योरेंस जो मैटर है ये किसके अंदर आता है, यानी यूनियन लिस्ट में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है या स्टेट लिस्ट में आता है। ये सारी चीजें आपको इसके रिगार्डिंग में स्टडी करके कमेंट करना है। ये आपके लिए आज क्वेश्चन भी होने वाला है। अच्छा, डिटेल में बात करें तो भाई ये जो IRDAI जो काम करती है, ये हमारी कंट्री के अंदर जो तीनों ही इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जो आप बोल सकते हो ये तीनों LIC, GIC या फिर आप बोले द इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, ये सब क्या करती है हमारी कंट्री के अंदर इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। और इस तरह से ये फंड रेस करके गवर्नमेंट को एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करने का काम करती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो जितने भी रिस्क फैक्टर वाले जो काम है वहां पे लोगों को एक तरह से सहूलियत पहुंचाने के लिए ये काम करती है, ठीक है। तो अब आपको ये पता लग ही चुका है कि IRDAI क्या है। ये एक तरह से रेगुलेटरी या फिर सुपरवाइजर के रूप में काम करती है, जो तीनों इंस्टीट्यूशन को मतलब कंट्रोल करने का भी काम करती है। करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू द परमानेंट कोर्ट ऑफ एट्रीब्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप लोगों ने सुना होगा जैसे हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। ये तो मैं कंट्री की बात करूं। अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं आपसे कि इंटरनेशनल लेवल पर कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि सारे लीगल मैटर को डील करती है, यानी कि आप ये बोल सकते हो इंटरनेशनल कोर्ट अगर हम किसी को बोले तो उसे बोला जाएगा कि भाई परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है, उसे बोला जाता है। और इसके रिगार्डिंग में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि आप ये बोल सकते हो इंटरनेशनल लेवल पर जो हायर अथॉरिटी एक तरह से कह लीजिए इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज ए इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल डिस्प्यूट रेजुलेशन ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन हेग। हेग के अंदर स्टैब्लिश्ड ये एक कोर्ट है जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और नॉन गवर्नमेंटल है, यानी कि गवर्नमेंट की थ्रू नॉन गवर्नमेंटल एक डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन काम करती है। और जो इसकी लोकेशन है, लोकेट यानी कि कहाँ पे स्टैब्लिश्ड है, तो बोला जा रहा है हेग। अब हेग कौन सी कंट्री के अंदर है ये भी आपके लिए क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। एक कंट्री है, उसकी कैपिटल भी है शायद ये, ठीक है। थोड़ा बताना मुझे कमेंट करके कि भाई कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, यानी कि कहाँ पर ये हेग की लोकेशन है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट इज ए अलाइड बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, यानी कि यूएन की बात करें तो यूएनओ की ये अलाइड बॉडी है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास हो गए। आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी की बात करें तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जिसे आप समझने के लिए याद रख सकते हैं, इसे इंटरनेशनल कोर्ट बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है और सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। अब गलत क्यों है ये समझ लीजिए। सबसे पहले ये बोला गया नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसे बोला गया नहीं, यहाँ पे गलती हो गई। ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बल्कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो भी इसके जो डिसीजन होंगे, ठीक है, इसके जो डिसीजन होगा कोई फॉलो ही नहीं करेगा, है कि नहीं। इसलिए गवर्नमेंट को भी गवर्नमेंट के रूप में कह सकते हो, जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज हैं या कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर स्टेट भी बोला जाता है, ठीक है। जितने भी इसके स्टेट मेंबर हैं, यानी कि जितनी भी कंट्री है, सब इसके लिए जो इसके भी जो भी डिसीजन होता है उसको बाइंड हो जाता है, उसको मानना उनके लिए जरूरी हो जाता है एक तरह से आप ये कहिए। यानी कि जब इसके पास कोई केस जाता है, अगर उसे बाइंड ही ना करे, उसे गवर्नमेंट उसे कंसीडर ही नहीं करेगा, तो भाई ये ऑर्गेनाइजेशन किसी काम की नहीं रह सकती। इसलिए आप ये बोल सकते हो जो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला गया कि नॉन गवर्नमेंटल है, ये नॉन गवर्नमेंटल नहीं है बल्कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर कि जो भी डिस्प्यूट चलते हैं किसी भी कंट्री के बीच में, कोई डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसके रेजुलेशन के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा गलत होने की वजह आपको समझ में आ गया। अब आंसर वही पता लग गया होगा आपको है कि ये नीदरलैंड के अंदर नीदरलैंड के अंदर ये हेग, मुझे हटा देना चाहिए था ना, हाँ, नीदरलैंड के अंदर ये इसकी लोकेशन है, यानी कि ये स्टैब्लिश्ड है नीदरलैंड के अंदर ये कोर्ट है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें ये बोला गया था कि यूएनओ को, ये यूएन को अलाइड बॉडी है, अलाइड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है यूएन की, यानी कि यूनाइटेड नेशन के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है अपने डिसीजन के लिए, बल्कि ये यूनाइटेड नेशन के साथ इंडिपेंडेंट होकर के काम करती है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है,
ठीक है। और जो इसकी स्टैब्लिश्ड की बात करें, यानी कि बोले कब ये स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस जब 1899, यानी कि 1899 में जब फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तब इसको स्टैब्लिश्ड किया गया था नीदरलैंड के अंदर। नीदरलैंड के अंदर जो सिटी है हेग, वहां पे इसे स्टैब्लिश्ड किया गया था। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो सेकंड स्टेटमेंट गलत होने की वजह ये है कि ये डिपेंडेंट बॉडी नहीं है, या डिपेंडेंट या फिर अलाइड बॉडी ना होकर के यूएन की इंडिपेंडेंट बॉडी है, आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए इकोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इकोलॉजी का क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, विद रेफरेंस टू द ल्यूनेसर इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये ल्यूसर इकोसिस्टम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज अमंग द मोस्ट एंशियंट रेन फॉरेस्ट एरिया इन साउथ अमेरिका। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये दुनिया के अंदर जितने भी रेन फॉरेस्ट एरिया है उनमें से ये प्राचीनतम में से एक कंसीडर इसको कर सकते हैं। और इसकी लोकेशन के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि ये साउथ अमेरिका में है, ठीक है। साउथ अमेरिका के अंदर ये एरिया है जिसे ल्यूसर इकोसिस्टम आप बोल सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द इकोसिस्टम हैज बीन डेजिग्नेटेड एट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यानी कि इस साइट को, ल्यूसर इकोसिस्टम को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दे रखा है, आप इस तरह से समझ सकते हो। तो ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। अब दोनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। या दोनों भी करेक्ट हो सकते हैं या कोई भी करेक्ट है, आपको चूज करना है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। बात करें ऑप्शन डी की, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट भी, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आपको चूज करना है रिगार्डिंग ल्यूनेसर इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए, और हाँ लास्ट में आपको स्कोर जरूर मेंशन करना है भाई, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सीरियसली अटेम्प्ट करिए और चेक करिए कि भी मैं जो आपको आंसर बता रहा हूँ उससे पहले आपको आंसर अपना चेक कर लेना है कि आपका आंसर क्या हो। तो भी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। बी का मतलब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है सिर्फ वो करेक्ट है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट में जो आपसे लोकेशन के बारे में जो बोला गया था कि ये साउथ अमेरिका के अंदर है, कहाँ बोला गया था आपको, साउथ अमेरिका के अंदर इसकी लोकेशन है, ठीक है, जो कि गलत, ये साउथ अमेरिका के अंदर नहीं है, बल्कि अगर इसकी लोकेशन की बात करें ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है, ठीक है। यानी कि इसकी लोकेशन के बारे में जो आपसे बोला गया था कि ल्यूनेसर इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो ये ल्यूनेसर इकोसिस्टम जो है ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो एक कंट्री है इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया के अंदर इसकी लोकेशन है। और इंडोनेशिया के अंदर जो आइलैंड है सुमात्रा आइलैंड, सुमात्रा आइलैंड के अंदर इसकी लोकेशन है इस इकोसिस्टम की। और ये जो इकोसिस्टम है पुराने टाइम से ही, यानी कि एंशिएंट टाइम से ही काफी फेमस है अपने रिच इकोसिस्टम की वजह से, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा हो गया वो गलत हो गया। यानी कि यहाँ पे ये बोल सकते हो ये बहुत अच्छा रेनफॉल को ध्यान में रखते हुए, रेन फॉरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये एक अच्छा इकोसिस्टम है वर्ल्ड वाइड, और ये इसकी जो लोकेशन है वो है इंडोनेशिया के अंदर जो आइलैंड है सुमात्रा वहाँ है, और उसका जो प्रोविंस है एच, जो इसका प्रोविंस है वहां पे इसकी लोकेशन है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये पिक्चर इसका टॉप व्यू है, यानी कि एरियल व्यू इसका कुछ इस तरह से दिखता है, ये आप बोल सकते हो इस इकोसिस्टम का। और इसे यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को जो कि इंटरनेशनल बॉडी है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कंसीडर करती है, उसके रखाव के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए फंड भी प्रोवाइड करने का काम करती है, उसने इसे एक तरह से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दे रखा है। यहाँ पर 1,85,000 हेक्टर्स कार्बन रिच पीटलेट लैंड कह सकते हो, ये कुछ रेनफॉल एरिया है, इतना इसका एरिया के बारे में आपको बताया जा रहा है कि 1,85,000 हेक्टेयर इसका एरिया है वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें। और ये कुछ जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसमें पाम ऑयल, पुल्प एंड पेपर प्लांटेशन, इस तरह की चीजें यहाँ पे काफी अच्छे से अवेलेबल होती है। तो इस वजह से अब ये भी इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। सेकंड का मतलब ये है कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, जिसमें ये बोला गया कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। और एंशिएंट टाइम से ये भी बात सही है, बस इसकी लोकेशन के बारे में जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया था वो गलत है। इसकी लोकेशन कहाँ पे, एशिया के अंदर, मतलब साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो कंट्री है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के अंदर इसकी लोकेशन है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आपको आंसर करना है, ठीक है।
कि आपको जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके बारे में आज डिटेल में पढ़ना है और उसके बारे में डिटेल में जो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे उन सबको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अपना स्कोर मेंशन करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड में से शेयर करिए। ठीक है, थोड़ा शेयर करेंगे तो भी जितने अच्छे व्यू होंगे उस हिसाब से मैं आपके लिए और भी कंटेंट लाऊंगा। कुछ और भी सजेशन है आपके तो सजेशन भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसे देख करके आप रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको जितनी भी वीडियो है इनकी नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।